हेलो समीक्षा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम आज स्टार्ट करेंगे कुछ और इन डेप्थ चीज़ें, कुछ खास बातें कूलम्स लॉ की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कूलम्स लॉ से रिलेटेड। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है, ऐसी बॉडी पर कूलम्स लॉ को हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। हम उसमें अप्लाई करने का तरीका ढूंढेंगे, बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ किसके लिए लगाया जाता है? केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके लिए। ठीक है, ध्यान दो जल्दी से, कैसे करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैं करूंगा यहाँ पर, ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज कितना है इस पर? Q। और एक स्मॉल q चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज को इस रॉड से डिस्टेंस a पर रखा हुआ है और रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है? L के बराबर। लेंथ ऑफ द रॉड इज L। ठीक है, अब हमको निकालना है कि रॉड के और पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन रॉड एंड द पार्टिकल। तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने का एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालें यहाँ से, और सेंटर ऑफ मास पे चार्ज मान लें कितना है? कैपिटल Q, ये स्मॉल q, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? L/2 प्लस a के बराबर, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा चार्ज का, या सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पर होगा? L/2 डिस्टेंस पर। और हमने फोर्स लिया और इसको लिख दिया 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L/2 प्लस a का होल स्क्वायर। और ये इस तरह से हम करेंगे, ये आएगा गलत। ठीक है, ये आंसर सही नहीं है इसका। अब इसमें गलती क्या है? गलती यह है कि जिस तरह से सारे मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते थे, उस तरह से सारे चार्ज को एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं माना जा सकता है। सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एप्लीकेबल होता है, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है ये मैं बताऊंगा तुमको बाद में। लेकिन अभी हम सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर ऑफ मास की तरह से इस्तेमाल में नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा वो काम जिससे तुम लोगों को लगता है थोड़ा डर, लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा बोलो अनु, क्या करना पड़ेगा? अरे अच्छा, अनु नहीं है लगता है। प्रतीक तुम बताओ, फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतीक, यस सर। क्या करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए? थोड़ा आइडिया दो। इंटीग्रेशन। यस, वेरी गुड। इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। हम क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज Q से x डिस्टेंस पर रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, dx। एलिमेंट dx इज वेरी स्मॉल। एलिमेंट dx बहुत स्मॉल है और ये इतना छोटा है कि इस एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। एलिमेंट को पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो इस पर कितना चार्ज लेंगे हम? dx एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा? यूनिटरी मेथड लगा देता हूं, हालांकि अब तुम लोग 12th क्लास में आ गए तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि L लेंथ पे चार्ज कितना है? Q। देयरफॉर यूनिट लेंथ पे कितना होगा? Q/L। देयरफॉर dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q/L इंटू dx के बराबर। सो दिस इज द चार्ज, इसको मैं लिख लेता हूं dq। दिस इज द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट। तो सिंस कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए जो dx एलिमेंट पर चार्ज है उसके और जो कैपिटल और जो स्मॉल q है इसके, इनके बीच में मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूं और मैं फोर्स लिख सकता हूं dF इक्वल टू 1/4πε0 ये q इंटू dq अपॉन, और q और dq के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं।
तो डी एफ इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, q/l इंटू डी एक्स के बराबर। और अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो टोटल फोर्स आएगा F इक्वल्स टू जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं तो होगा Q कैपिटल Q अपॉन 4πε0L इंटीग्रेशन 1/x² dx के बराबर, राइट। अब इसमें लिमिट्स कहां से कहां तक लगेंगी, अभिषेक लिमिट्स बताओ। x कहां से कहां तक बदलेगा, ए से शायद a प्लस एल। यस, वेरी गुड। यहां पर सबसे पहले मैं ये वाला एलिमेंट लूंगा जो यहां से स्टार्ट होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की a के बराबर, और फिर मैं जाऊंगा यहां तक, तो ये होगा a प्लस एल तक। तो इसकी लिमिट है a टू a प्लस एल। हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0L, और 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स, और ये होगा x रेज़ टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो कितना आएगा ये x रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1 यानी -1/x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x। लिमिट्स रख देते हैं a टू a प्लस एल। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा F इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन 4πε0L इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। मैंने लोअर लिमिट पहले रखी, अपर लिमिट बाद में रखी, जिससे कि नेगेटिव साइन जो था ना वो एडजस्ट कर लूँ मैं, जो बाहर नेगेटिव साइन आया था -1/x। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये कितना होगा Q इंटू Q अपॉन 4πε0L a प्लस एल माइनस a अपॉन a इंटू a प्लस एल के इक्वल। a कैंसिल हो जाएगा और फिर ये l से l भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर हमारे पास आएगा F इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन 4πε0 स्मॉल a इंटू a प्लस एल के बराबर। ये आंसर हुआ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, जितना भी हमने किया इसमें कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। इसमें ये हमने किसका एग्जाम्पल दिया, ये हमने एग्जाम्पल दिया कि जो कूलम्स लॉ है ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। यहां पर राइट साइड में जो स्मॉल क्यू था, राइट साइड में जो स्मॉल क्यू था उस स्मॉल क्यू को तो पॉइंट चार्ज हम मान सकते हैं, वो इनफैक्ट पॉइंट चार्ज ही है। लेकिन जो रॉड है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कैपिटल क्यू, उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें कूलम्स लॉ तो लगाना था, लेकिन हमने क्या काम किया, हमने रॉड को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और हर एक टुकड़े को, हर एक पीस को, हर एक एलिमेंट को हमने माना कि ये पॉइंट चार्ज है। फिर हमने रॉड के एलिमेंट और स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स निकाला और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। ये हमने प्रोसेस को फॉलो किया, ये अप्रोच थी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। प्रतीक, नो सर। समीक्षा, नो सर। और शर्मिष्ठा, अरे बोल दिया करो, जल्दी जल्दी बताया करो सभी लोग। अभिषेक, नो सर, नो। अच्छा, इंटीग्रेशन तो आता है ना, इतना छोटा मोटा तो आता होगा कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा, है ना। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और दूसरे पॉइंट को मैं सॉल्व करूंगा। अब यहां कूलम्स लॉ अभी हमने लिखा कि केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसको सॉल्व किया। वैसे पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं पॉइंट मास, तो पॉइंट मास का मतलब क्या होता है। पॉइंट मास का मतलब ये होता है, या पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जिसका कोई शेप और साइज ना हो, उसको हम पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज कहा करेंगे। तो यहां पर जो रॉड थी वो पॉइंट चार्ज नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्स लॉ से रिलेटेड वो ये है, कूलम्ब फोर्स एक्ट along the line joining two charge particles। मतलब ये कि एक चार्ज लिया मैंने Q1, वो यहां पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज बनाता हूं यहां पर, ये है चार्ज Q2। तो जो कूलम्ब फोर्स ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर लगाएंगे
वो किस डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, किस लाइन के अलोंग लगेगा। तो इन दोनों चार्जेस को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर दिया, तो जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ऐसे फोर्सेस का एक पर्टिकुलर नाम होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, क्या नाम होता है इन फोर्सेस का? ये कहलाते हैं सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं जो दोनों चार्जेस को, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। तो अगर Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लगा, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लगेगा, वो इधर लगेगा राइट साइड में इस लाइन के अलोंग, और जो फोर्स Q2 की वजह से Q1 पर लगेगा वो भी इस लाइन के अलोंग होगा लेफ्ट साइड में। रिपल्सिव फोर्स होगा लेकिन इस लाइन के अलोंग होगा जो दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में यही इंपॉर्टेंट होंगी। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो इन चीजों की बड़ी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये सेंट्रल फोर्स होता है, दो चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कि कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्ब फोर्स होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। तो कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव होता है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की जाती है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे इसकी आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। तो ये तो मैंने खैर अभी डिस्कशन में बता ही दिया कि ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है वो सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, और चार्ज के बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है चार्जेस के बीच में ना, वो सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, अभिषेक क्या होता है बोलो? For every action there is an equal and opposite reaction. बट दिस इज 50% यार, नॉट 100% ऑफ स्टेटमेंट। कोई और बताएगा? कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ का? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। जिस बॉडी पे एक्शन होता है उसी बॉडी पे रिएक्शन नहीं होता है। प्रतीक तुमको तो पता होगा, ये तुमको मैं बता चुका हूं पहले। कैसे? अच्छा अब ये बताओ, मुझे चेक करना है तुम लोगों को याद है कि नहीं ये चीजें। लॉज ऑफ मोशन में ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता था, ये वाला भी, कि एक टेबल है जिसपे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ब्लॉक का, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और एक लग रहा होगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने किसका बनाया है? ब्लॉक का। इस पर एक है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और एक है नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाई है? टेबल ने। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाया है इस पर? अर्थ ने। इसमें कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है? कॉन्सेप्ट की चेकिंग हो रही भाई अब आपके। बोलो mg और नॉर्मल रिएक्शन में कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है? प्रतीक? तो शायद एक्शन रिएक्शन नहीं है दोनों। हाँ वेरी गुड, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है ही नहीं, क्योंकि अगर ये एक्शन रिएक्शन होते तो सेम बॉडी पे लगते ही नहीं। तो mg और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। वेरी गुड। अब बताओ अगर ये mg एक फोर्स है तो इसका रिएक्शन फोर्स कहां पर है? लेकिन इसका रिएक्शन होगा तो सही कहीं ना कहीं, तो कहां पर है इसका रिएक्शन? सर शायद लिफ्ट ब्लॉक भी। ये है अर्थ पर, जैसे ये है अर्थ और ये है ब्लॉक जिसका मास है m। तो ब्लॉक पर अर्थ ने फोर्स लगाया नीचे F, तो ब्लॉक भी अर्थ पर ऊपर फोर्स लगाएगा F।
ये दोनों फोर्स हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन होते हैं। और इसका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था कि mg फोर्स ब्लॉक पर अर्थ ने लगाया, mg फोर्स ब्लॉक पर अर्थ ने लगाया है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा, टेबल पे नहीं लगाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया था कि मान लो दो लोग हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो गई और एक ने दूसरे को चाटा मार दिया, तो उसका बदला लेने के लिए उसी को चाटा मारेगा ना, किसी तीसरे आदमी को थोड़े मारेगा। तो जिनके बीच में आपस में लड़ाई हुई है वो एक दूसरे को मारेंगे ना। ऐसा थोड़े कि यार किसी ने चाटा मार दिया तो उसने कहा यार मैं बदला लेने के लिए किसी तीसरे आदमी को मार देता हूँ। तो अर्थ ने अगर ब्लॉक को चाटा मारा है तो ब्लॉक अर्थ को चाटा मारेगा ना, दोनों का आपस का मामला है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ की वजह से ब्लॉक और ब्लॉक की वजह से अर्थ पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि अर्थ की वजह से फोर्स ब्लॉक पर लगे और ब्लॉक टेबल पे लगा दे, ये एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। और एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे लगते भी नहीं है, एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं। तो न्यूटन्स जो कूलम फोर्स है ये भी किसको सेटिस्फाई करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इनडायरेक्टली न्यूटन्स थर्ड लॉ पर ही बेस्ड है वो, जिसको पढ़ते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही आउटकम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का, ठीक है। तो आप याद रखना कि जब कूलम फोर्स लग रहा होगा तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं हमारे सामने। सो कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये स्टेटमेंट हम याद रखेंगे। और उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, ठीक है। चार्ज पार्ट, चलो खैर हम इस पर आते हैं। तो कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये था कि फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं और सेम बॉडी पर नहीं लगते हैं। तो यहां पर इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। Q2 की वजह से जो Q1 पर जो फोर्स लगा है, Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगा, तो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगाया Q2 ने वो रिपल्सिव फोर्स था। हम मान लेते हैं कि दोनों कैसे चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। ये दोनों हैं पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 पर जो फोर्स लगा Q2 की वजह से उसको हमने नाम दिया F12। जिस पर फोर्स लगा उसका नंबर पहले लिखते हैं और जो फोर्स लगाता है उसका बाद में लिखते हैं। F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन इन दोनों का मॉडुलस कैसा होगा, इक्वल होगा। दोनों फोर्सेस का मॉडुलस इक्वल है, इसको हम कहते हैं कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मॉडुलस सेम है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो फोर्स लगेगा ना, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इन दोनों चार्जेस को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो इस लाइन के अलोंग लग रहा है ये फोर्स, ऐसे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग कि कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर Q1 इक्वल टू हम ले लें 2 कूलम और Q2 इक्वल टू 50 कूलम, ठीक है। एक चार्ज मैंने लिया 2 कूलम और दूसरा चार्ज है 50 कूलम के बराबर, और दोनों चार्जेस को हमने रख दिया है कुछ डिस्टेंस पर। ये चार्ज है Q1, ये Q2, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। डिस्टेंस का कोई रोल है नहीं यहाँ पर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलम प्लस 2 कूलम और ये है प्लस 50 कूलम। तो ये बताओ कि फोर्स बाय 50 कूलम, फोर्स बाय 50 कूलम ऑन Q1 इज F12, फोर्स बाय 2 कूलम ऑन Q2 इज F21। ठीक से समझ लो, 50 कूलम ने 2 कूलम पर जो फोर्स लगाया उसको मैंने क्या नाम दिया है, F12, और 2 कूलम ने 50 कूलम पे जो फोर्स लगाया वो कौन सा है, F21 है। तो इन दोनों फोर्सेस में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका कम है, ये बताना है। फॉलोइंग आर दी 4 ऑप्शंस, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। Q2 ने जो फोर्स लगाया Q1 पर वो F12 है, Q2 चार्ज ने जो फोर्स लगाया Q1 पर, Q1 ने जो लगाया Q2 पर वो F21 है। एक का मैग्नीट्यूड 50 कूलम है और एक का मैग्नीट्यूड है 2 कूलम। तो हमको बताना है कि किसने ज्यादा फोर्स लगाया, किसने कम लगाया, बताइए अभिषेक। सर इक्वली होंगे।
यानी तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। Yes. प्रतीक? सर ए ही लग रहा। हाँ, ए ही लग रहा, नहीं कॉन्फिडेंस से बोलो। अभी अभी हमने पढ़ा ना, न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है, यानी दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे पर लगाते हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है, तो इसलिए दोनों का मॉडुलस कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं हम आगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन थर्ड लॉ में जो फोर्सेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो उसके बेसिस पर एक स्टूडेंट ने क्या काम किया, इस तरह की सिचुएशन बनाई कि एक चार्ज है जिसका चार्ज, एक पार्टिकल है जिस पर कितना चार्ज है Q1, दूसरे पर कितना चार्ज है Q2 के बराबर चार्ज है। ठीक है, यहां पर ये चार्ज Q2 है, तो Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगा वो उसने लिखा F12 और उसकी डायरेक्शन क्या बनाई है, यहां पर ये डायरेक्शन बनाई ऐसे, और Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन बनाई है उसने वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या ये सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? F12 जो फोर्स है वो यहां पर है और F21 जो फोर्स है, F21 वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या ये सही है? नो सर। सर क्या गलती है इसमें बताओ? सर कूलम फोर्सेस ऑलवेज एक्ट along the line joining the यस, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस में डायरेक्शन अपोजिट है, ये बात ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये बात ठीक है, लेकिन कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। ये हम दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर ज्वाइन कर दें तो इस लाइन के अलोंग लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव हो, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, ये क्वेश्चन है यहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, चार्जेस आर केप्ट फिक्स्ड इनिशियली, दोनों चार्ज पार्टिकल इनिशियली फिक्स्ड हैं, कोई ग्रेविटी नहीं है, फ्री स्पेस में थे, दोनों को पकड़ के रखा हुआ था। इसके बाद क्या किया, दोनों चार्जेस को रिलीज कर दिया। तो जब दोनों चार्जेस को रिलीज किया तो इनका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, रिलीज करते ही एक्सेलरेशन कितना होगा, Q1 का एक्सेलरेशन कितना है, Q1 के एक्सेलरेशन को अगर मैं A1 नाम दूं तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, कूलम फोर्स कितना लगेगा इस पर, कूलम फोर्स होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन मान लेते हैं दोनों के बीच में कितना है R। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मत सोचो, इसमें कम सोच के आंसर दोगे तो जल्दी आएगा। तो M इंटू F, ये हो जाएगा फोर्स F डिवाइडेड बाई M, और A2 इक्वल टू ये आएगा F अपॉन 4M। 4M। दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है क्योंकि पार्टिकल के मास डिफरेंट थे, लेकिन दोनों चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ध्यान रखना फोर्स सेम होगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा? यस सर। यस, क्योंकि एक्सेलरेशन केवल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, वो मास पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए दोनों का डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इस पर आइए, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक का मास है m, दूसरे का 4m, एक है Q1 दूसरा है Q2। इनिशियली बोथ चार्जेस आर हेल्ड फिक्स्ड, आफ्टर रिलीज व्हेन स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ Q2, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं मैं जरा, स्पीड ऑफ Q2 इज 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ Q1? दोनों चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया, रिलीज करने के कुछ समय के बाद एक चार्ज पार्टिकल जो Q2 है उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ Q1? उस इंस्टेंट पर Q1 की स्पीड क्या होगी? हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर चार्ज Q1 और Q2 दोनों को मिलाकर मैं एक सिंगल सिस्टम ले लूं तो आपस में जो फोर्स लगा कूलम फोर्स, वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने एक सिस्टम मान लिया
तो इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं है, नो सर। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? 0, इक्वल टू जो दूसरा वाला पार्टिकल है Q2, उसका मास कितना है? 4m, तो उसका मोमेंटम होगा आफ्टर सम टाइम 4m इंटू स्पीड कितनी है? 10, प्लस जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसका मोमेंटम मैं लिखूंगा तो मास m और उसकी स्पीड कितनी है? v, तो v इक्वल टू कितना आएगा? -40 मीटर पर सेकेंड, यानी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? 40 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट? नो सर। हमने क्या अप्लाई किया? ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व था, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। अरे बाकी लोग बोला करो यार, तुम लोगों को ना आदत है अलग तरह से पढ़ने की है, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अभिषेक, ये समझ में आया कि नहीं? Yes sir, yes sir. अच्छा, मुझे माइक ऑफ नहीं करना, अभिषेक जरा और बात करने दो। हाँ, ये बताओ कि केवल Q1 का मोमेंटम कंजर्व था क्या इसमें? No sir, क्यों नहीं था? दोनों, क्योंकि Q1 पे तो फोर्स लग रहा था ना, पर उनके सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, Q1 पर जो अगर मैं केवल Q1 को सिस्टम मानता हूं तो Q2 का फोर्स उस पर एक्सटर्नल फोर्स है। केवल Q2 को सिस्टम मानता हूं तो Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा, इसलिए इनका मोमेंटम बदलेगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को मिला के हम एक सिस्टम मान लें तो आपस में जो फोर्स लगा वो कैसा हो जाएगा? इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं करते हैं, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का। एक इंडिविजुअल चार्ज का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, बड़े आगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि कूलॉम फोर्स जो है ना, जो हमने पढ़ा, ये कोई बहुत अलग सी कोई चमत्कारी चीज नहीं है। हमने मैकेनिक्स में जो पढ़ा है 11th क्लास में, तो उसमें एक फोर्स मान लो हम लिख देते थे कि एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, तो यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक नया फोर्स कौन सा इंट्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? कूलॉम फोर्स। बाकी सारी चीजें हम वैसे ही पढ़ा करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कराया करेंगे, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट भी लगाया करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्स लॉ एंड सेंटर ऑफ मास इस कॉन्सेप्ट पर। सिचुएशन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m, चार्ज Q1 है, दूसरे चार्ज पार्टिकल पर चार्ज Q2 और मास 4m है, सेपरेशन r है। और क्वेश्चन ये है, इनिशियली बोथ चार्जेस आर केप्ट फिक्स्ड, आफ्टर रिलीज डिस्टेंस मूव्ड बाय m इज 5 सेंटीमीटर। दोनों चार्ज पार्टिकल को इनिशियली फिक्स किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, फिर रिलीज कर दिया। रिलीज करने के कुछ समय बाद जो m है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है? ये m ये डिस्टेंस कवर कर लेता है 5 सेंटीमीटर। What is the distance moved by Q2 by this time? तो इस समय Q2 ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी ये बताना है। इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? समीक्षा बोलो। सर अभी सोच रही हूँ। ठीक है, चलो। और वैसे ना उसमें हिंट लिखा हुआ है यार, ऊपर सबसे ऊपर क्या लगा हुआ है? लिखा हुआ है देखो, कूलम्स लॉ एंड सेंटर ऑफ मास। इसमें होगा ये कि इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं हो सकता सिस्टम का। तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। हर इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा इस केस में, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा। दोनों पार्टिकल के सेपरेटली कोऑर्डिनेट बदलेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। जैसे हम लिखते हैं XCM इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। ये पढ़ा हुआ है ना सभी ने? यस सर। तो अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये हो सकता है आपने ये पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डिफरेंशिएट करके, डेल्टा XCM इक्वल टू M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इसको आराम से समझना, कुछ नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। ये जो नीचे मैंने अभी इक्वेशन लिखी ना नीचे, इसका मतलब ये है
कि m1 मास को मैंने कितना शिफ्ट किया है, डेल्टा x1, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट सपोज 2 मीटर था, फिर बाद में उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 3 मीटर, तो डेल्टा x कितना हुआ इसके लिए 3 माइनस 2 यानी कि 1 मीटर। x2 जो है m2 मास का जो पार्टिकल है, मान लो उसका x कोऑर्डिनेट था 10 मीटर और थोड़ी देर बाद हो गया 14 मीटर, तो उसका डेल्टा x कितना हुआ 4 मीटर हुआ, 14 माइनस 10। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का m1 का और m2 का, वो है डेल्टा x1 और डेल्टा x2। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, वो डेल्टा xm होगा। ये फॉर्मूला बड़े काम का, इससे बड़े जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सेंटर ऑफ मास के। तो हमारा वाला जो केस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर, और अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो डेल्टा एक्सीएम कितना होगा, 0 होगा, यानी सेंटर ऑफ मास सिस्टम का शिफ्ट नहीं होगा। तो 0 इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 ये होगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा m1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। ये आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, जो सबसे लास्ट में आया ना, m1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2, ये पढ़ा हुआ है आपने पहले? नहीं सर, ये नहीं पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ा। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। ये पढ़ा है। दोनों इस तरह से चलेंगे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कभी ना बदले। जैसे बहुत काफी पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं इस पर, जैसे एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसका मास मान लेते हैं 50 kg है और ये 80 kg का है, और दोनों के हाथ में एक रोप है, रोप का मास मान लेते हैं 0 है, और इनिशियली इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हम मान लेते हैं कि 100 मीटर था। दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं, तो अगर ये जो, और ग्राउंड पर फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, दोनों ने एक दूसरे को पुल किया, तो जो ये वाला आदमी था, ये वाला आदमी कितना आगे बढ़ गया है, मान लेते हैं कि ये बढ़ गया है 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर आगे चला तो राइट साइड वाला कितना चला होगा, प्रतीक बताओ। लेफ्ट साइड वाला अगर 10 मीटर चला है, लेफ्ट साइड वाला 10 मीटर मूव किया, तो राइट साइड वाला कितना चल गया होगा। इसमें हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, m1 डेल्टा x1 इक्वल टू m2 डेल्टा x2। जैसे मास है इसका 50 kg, तो 50 इंटू ये कितना डिस्प्लेस हुआ 10 मीटर, तो जिसका मास है 80 kg उसका डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूंगा डेल्टा x2, और नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डेल्टा x2 कितना आएगा, माइनस 1 0 उड़ा दो यहाँ से, ये हो जाएगा 50/8 25/4 चलो इतना ही लिख देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने दूसरे आदमी का निकाल दिया। तो ऐसा इसलिए किया हमने कि दोनों जब एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फिक्स रहे, तो उसको फिक्स रखने के लिए अगर एक आदमी 10 मीटर चलाए तो दूसरा 80 मीटर चला होगा। प्रतीक, समझ में आई ये बात? यस सर। चलो, तो अब समीक्षा ये क्लियर हुआ कुछ कुछ तुमको? यस सर, यस सर। ये सेंटर ऑफ मास वाला जो चैप्टर है ना 11th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। तो क्या आंसर देंगे? जो Q1 चार्ज है, आफ्टर रिलीज डिस्टेंस मूव्ड बाय m इज 5 सेंटीमीटर, तो इसका मास है m और इसने डिस्टेंस कितनी मूव की है 5 मीटर। तो जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसका मास है 4m, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखता हूँ मैं, डेल्टा x2 ही रहने देता हूँ, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी जाएगी, -5/4। तो -5/4 मीटर के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा दूसरा वाला पार्टिकल। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो हमने इसमें ये एग्जांपल देखा सेंटर ऑफ मास का, कूलम्स लॉ और सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कूलम्स लॉ, खैर ये
बस अब मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कूलम्स लॉ को कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ Q1 एंड Q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइंड किया तो इतना आता था। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, और इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट, ये शायद मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट कैसे निकल आएगी? यूनिट तो यहीं से निकल आएगी। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई था ना, तो इसको लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 यानी कूलम स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन, और न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो K है जो कि किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 SI यूनिट में, और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये भी याद रखना। एक काम मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग अपने आप करिएगा, वो काम है इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला अपने आप निकालना, ML T वगैरह की टर्म्स में। बढ़ते हैं अब हम आगे, और आगे जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़िए जरा क्या है, इसको पढ़ो समझो जरा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। जैसे ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? R है। तो जो फोर्स है Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से, उसको मैं लिखता हूँ F12, और उसकी वैल्यू आएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। तो F12 है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इतना क्लियर है? Yes, अब मैं यहां पर एक और चार्ज पार्टिकल रखता हूं Q3, और ये कितनी डिस्टेंस पर है? ये 3R डिस्टेंस पर है। तो Q3 चार्ज को रखने से Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है F12, इसमें क्या चेंज आएगा? ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा? F12 में क्या चेंज आएगा? बताइए, प्रतीक क्या लगता है? क्या चेंज आएगा इसमें? आदित्य तुम बताओ। आदित्य, आवाज आ रही है तुमको? सब बढ़ जाएगा। अच्छा, और अभिषेक तुम क्या कहते हो? सर कोई चेंज तो नहीं होना चाहिए। यस, कोई चेंज नहीं होगा। अब मेरे स्टेटमेंट का मीनिंग समझना। Q3 चार्ज को रखने से Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स तो बदलेगा। अगर कोई पूछे कि Q1 पर नेट फोर्स कितना है तो वो तो बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे Q2 मान लेते हो कि ये तीनों कैसे थे? पॉजिटिव चार्ज थे। अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज थे तो Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर रहा होगा, ऐसे F12, और Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा Q1 पर वो यहां लगेगा F13। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पर? अब वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स हो जाएगा √ F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगा के हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो Q3 चार्ज को रखने से
Q1 पर नेट फोर्स तो बदलेगा, बात समझ में आई, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा था उसमें चेंज नहीं आएगा। कुछ क्लियर हुई बात प्रतीक? यस सर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यह है कि दो चार्जेस के बीच का जो आपस का फोर्स होता है वो किसी तीसरे चौथे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता, उनका आपस का फोर्स तो उतना ही रहता है। लेकिन किसी और चार्ज को रखेंगे तो नेट फोर्स बदल जाएगा, लेकिन आपस का मामला जो है वो नहीं चेंज होगा। ये समझ में आया? समझ में आ गई ये बात? यस सर। अच्छा, अब इसमें इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है, इसका एप्लीकेशन ये है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि मुझे अगर Q1 चार्ज पर फोर्स निकालना है और बाहर जो है थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, हर एक चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स निकालूंगा और फिर उसका वेक्टर सम कर दूंगा, तो नेट फोर्स निकल आएगा। तो अगर मैं 10 चार्जेस की वजह से निकालूंगा, 15 की वजह से, 100 की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मुझे यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने एक जगह और पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब दो SHM एक साथ किसी पार्टिकल पर आते थे तब। खैर मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, और इससे अब मैं आगे बढ़ता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। स्टेटमेंट समझ में आ गया? नेट फोर्स ऑन ए चार्ज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑल चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ये याद रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन है, ये SC वर्मा में भी है और ये JEE मेन में आ चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो और जरा ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर। इसको ट्राई करो, ये SCV में भी है और JEE मेन में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन। में चार्ज पार्ट, क्या ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि चार्ज की वैल्यूज नहीं गिवन है? सर मिनिमम बोला है, तो उसमें हम लोग वो E की वैल्यू मिनिमम जो रहेगी वो ले लें तो। हाँ वही करना है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फोर्स F इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखेंगे। Q1 कितना रखेंगे? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। एक काम करता हूं, देखो कैलकुलेशन तुम लोग घर पे करना, मैं सिंबल में ही करता हूं केवल। K Q1 की वैल्यू को मैंने E रखा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड। Q2 को भी उतना ही रखा जो स्मॉलेस्ट चार्ज है। R की वैल्यू कितनी दी है? 1 मीटर 1 स्क्वायर। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा E स्क्वायर K के बराबर। दिस इज दी मिनिमम पॉसिबल कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ये समझ में आया कि नहीं? हमको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने ये पूछने की कोशिश की थी हमसे कि हमको ये पता है कि नहीं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो एग्जिस्ट करती है नेचर में वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम ये वाला चार्ज लेंगे तो फोर्स कैसा आएगा? मिनिमम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो सर। उसमें वो 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में था? अच्छा, राइट। तो इसको जो है 10⁻⁻² मीटर कर लेते हैं हम, तो इंटू 100 हो जाएगा ऊपर जाके ये। ठीक है, सही याद दिलाया तुमने। इसके बाद चार्ज पार्टिकल ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए जो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पर 3 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, और तीनों पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और निकालना क्या है हमको? निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट B। तो पॉइंट B पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना होगा बताइए। सिंबल में ही निकालो, K की वैल्यू मत रखना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, K को K ही रहने देना। और या मैं करके दिखाऊं इसको, जैसे B पर जो चार्ज पार्टिकल है इस पर मुझे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से निकालूंगा? A और C पर जो चार्ज रखे हैं उसकी वजह से। तो A पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से B पर जो चार्ज है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स होगा। तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स ये हुआ, इस डायरेक्शन में होगा फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? FBA।
बी की वजह से ए पर, और सी की वजह से बी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? सर वो भी अपोजिट। सर वही वो भी opposite। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एफ बी सी ये होगा। मैग्नीट्यूड कितना लिखूं मैं इसका? के क्यू इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन एट डी, तो इसका स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। यानी दोनों फोर्सेस मॉडुलस वाइज कैसे हैं? सेम है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 60 डिग्री। सिंप्लीफाई कर दें तो कितना आता है? f अंडर रूट 3 के बराबर। ये फोर्स इतना आएगा f रूट 3। इसमें कोई डाउट? आदित्य तुमको कहां पे डाउट है इसमें? अभिषेक? नो सर, क्लियर। क्लियर है ना? और शर्मिष्ठा? हाँ सर clear। सो तो नहीं रही हो वहां? समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, पूछते हैं ना। Yes, sir। इसके बाद फिर मैं सिमिलर नेचर का क्वेश्चन ले रहा हूं, वो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इस बार स्क्वायर है। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं इस पर, इसके हर एक कॉर्नर पे, हर एक वर्टिसेस पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, एंड ऑल दी चार्जेस आर पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट फोर्स ऑन दी चार्ज एट C। इसकी हर एक साइड कितनी है? एक है, ये भी A है, ये भी A है। तो C पर जो चार्ज पार्टिकल, इस पर नेट फोर्स बताओ कितना होगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली ये कूलम्स लॉ का फोर्स नहीं हुआ, ये बेसिकली आपके वेक्टर की नॉलेज को चेक कर रहा है कि आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, है ना। एफ सी बी निकालना है आपको, एफ सी ए निकालना है, एफ सी डी निकालना है, और ये निकालने के बाद फिर इनका रिजल्टेंट निकालना है। ये करना है Q1 Q2 के Q इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन बी और सी में जो डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल्स में वो है A के बराबर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। सिमिलरली C और A के लिए हम निकालेंगे K इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन कितना है इनके बीच में? सर ए रूट ए अपॉन रूट 2। A रूट 2 हो जाएगा, तो A रूट 2 स्क्वायर, और सी डी फोर्स बाई डी ऑन सी, तो ये K Q इंटू क्यू अपॉन A स्क्वायर। बस अब रिजल्टेंट निकाल के बताइए कितना होगा। BC जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है? FCB जो पहला वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है? अरे भाई सारे फोर्स चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कहां लगेगा? किधर बनाऊं बोलो? B2 Along the line। यस, वेरी गुड। अलोंग द लाइन B2C या C2B? B2C। B2C, राइट। तो ये हो जाएगा B2C। एक तो ये फोर्स हो गया, दूसरा होगा DC CD, ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ लगेगा, और एक और जो फोर्स होगा इनके बीच में वो आएगा ऐसे। इस वाले फोर्स को अगर मैं लिख लूँ F है, तो ये भी F के ही बराबर होगा, और ये है K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा? F/2। तो ये फोर्स है F/2, ये फोर्स F है, और ये भी F के बराबर है। अब बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा इसका? वेक्टर का एप्लीकेशन है बस इसमें, बाकी वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं हम कुछ। ये एंगल कितना होगा? बाई सिमेट्री, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। देखो ये वाला जो F है इसकी कई सारे तरीके से किया जा सकता है यार। जैसे ये वाला जो राइट साइड वाला फोर्स है, इसको मैं रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा F sin 45, और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा F cos 45।
इसी तरह से जो ये वाला फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ F sin 45 और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा F cos 45। तो ये वाला जो फोर्स है और ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो टोटल फोर्स बचेगा F/2 प्लस F cos 45 प्लस F cos 45। F को भी अगर कॉमन ले लो तो ये होगा 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं 2/√2, 2/√2 और सिंप्लीफाई कर दो इसको 1/2 प्लस √2 F इंटू 1 प्लस 2√2/2। बस ये हो गया। और F की वैल्यू कितनी थी? F था Q² अपॉन A², और यहाँ मैं लिख दूंगा 1 प्लस 2√2/2। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें कोई डाउट? नो सर। अभिषेक, वेक्टर याद है ना कैसे रिजॉल्व करते थे? सर Yes. मेरा 2 प्लस 1/√2 है पा रहे हैं। देखो जरा, मैंने कैलकुलेशन में कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया? F cos 45 F by मेरे कैलकुलेशन गलत है। हैं? शायद मेरे कैलकुलेशन गलत है। अच्छा। समीक्षा, देखो जो मेरा वाला आंसर है यही तुम्हारा है क्या? Yes sir. चलो तो अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा सही आंसर है, मेजॉरिटी मेरे साथ में है। प्रतीक तुम ही गलत हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइम कम है अपने पास, है ना, जल्दी से इस वाले सवाल पर आते हैं। इस बार क्या सिचुएशन है कि फिर वही स्क्वायर है, लेकिन इस बार चार्ज का रखा है, एक सेंटर पर रखा है Q' के बराबर। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q'। तो Q' चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा? जो बाकी चार्जेस हैं। इसके बारे में बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अभी पेपर पेन का यूज किए बगैर वैसे ही सोचो क्या होना चाहिए आंसर। 0। यस, 0 आएगा, क्योंकि ये जो D पर चार्ज है इसकी वजह से Q' पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो इधर होगा। A पर जो लगा हुआ है उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स आएगा यहाँ, B पर जो है उसकी वजह से यहाँ आएगा, और जो C पर है उसकी वजह से आएगा यहाँ पर। ये सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर मैं किसी एक फोर्स पेयर के लिए मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो जाएगा F = K Q इंटू Q' अपॉन डिस्टेंस कितनी है? डायगोनल का हाफ। डायगोनल होता है A√2/2, इसका हाफ, और इसका स्क्वायर भी कर देंगे हम। तो ये F की वैल्यू है। और इसमें बहुत सारी सिमेट्री थी। एक तो ये स्क्वायर था, चारों कॉर्नर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल था, इसलिए नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन हमेशा नेट फोर्स 0 आएगा ये जरूरी नहीं है। इस बार इसलिए आ गया क्योंकि सिमेट्री की सिचुएशन थी और चार्ज पार्टिकल जो वर्टिसेस पर थे वो सेम थे। तो फोर्स कितना हो गया? 0। इसमें कोई डाउट No sir. नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ गया अगला सवाल। ये फिर आ गया एक स्क्वायर, और इसमें अभी बोलना मत कोई भी, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताना। क्वेश्चन ये है फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q', और हर एक साइड की जो लेंथ है इसमें वो है A के बराबर। तो कौन बताएगा अभी? शर्मिष्ठा, आप बताइए क्या आंसर आया? दोबारा बोल, जोर से बोलना। कितना? के ए अच्छा, के देखो, एक तो ऊपर होगा Q और Q' होगा, नीचे कितना होगा ये बताओ? नीचे A²। 8 इतना? अच्छा चलो और देखते हैं किसका आंसर कौन बताएगा। ये अभिषेक तुम बताओ। सर मेरा तो आया 4K Q' Q/A²।
बाई ए स्क्वायर। अच्छा, और प्रतीक? प्रतीक कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? चलो ये लगता है मेरा भी यही आंसर है, मेरा कुछ कैलकुलेशन। अच्छा, और समीक्षा? समीक्षा यस सर। कितना आंसर है? सर अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी मैं कर रही थी, लेकिन मेरा अपॉन में a√2 आएगा शायद, मैं ऐसे करूँगी तो। आदित्य तुम बताओ। देखो इसमें क्या होगा, एक जो फोर्स है ना, जो ये वाले Q की वजह से जो फोर्स लगेगा यहां पर, और इस वाले Q की वजह से जो फोर्स लगेगा, ये दोनों फोर्स तो हो जाएंगे कैंसल, ये दोनों फोर्स कैंसल हो जाएंगे। फिर बचा कौन सा फोर्स? इस वाले Q चार्ज का और एक माइनस Q का। तो जो ये वाला चार्ज है इसको मैं मान लेता हूं कि ये A, B, C और D। तो A पर जो चार्ज रखा हुआ है ना, उस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा Q डैश पर, वो कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो रिपल्सिव फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा इधर ऐसे, और माइनस Q की वजह से, यानी कि C पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो एक फोर्स आएगा KQ इंटू Q डैश अपॉन a√2, तो हुआ डायगोनल, ये पूरा डायगोनल a√2 होता है, और उसका हाफ कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा a√2/2, तो a√2/2 इसका होल स्क्वायर। ये किस किस के बीच का मामला हो गया? ये A और Q डैश का मामला हुआ। अब C और Q डैश की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें इतना ही है, KQ इंटू Q डैश अपॉन a√2/2 का होल स्क्वायर। क्या इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी सेम है? A पर जो चार्ज है और C पर जो चार्ज है, क्या Q डैश पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? हाँ, Yes, sir. तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं ऊपर वाले फोर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, KQ इंटू Q डैश और A स्क्वायर √2 को भी मैंने ओपन कर दिया तो 2 हो गया, और उसके ऊपर पहुंच जाएगा 4, और इसका भी कर देना हुआ हमको डबल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4KQ इंटू Q डैश अपॉन A स्क्वायर। तो यही आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको बस नोट कर लो। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है तुमको इसका आंसर बताना है विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन। पेपर पेन को यूज किए बगैर इसका आंसर बताना है। इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, इसमें केवल डायरेक्शन बतानी है। 6 charges are placed at the corner of a regular hexagon as shown. If an electron is placed at its center O, force on it will be। तो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ऊपर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। एक्सप्लेन कर दो मुझे जल्दी से, किधर होगा? अच्छा, और प्रतीक? सर none of the above। अभिषेक? अरे यार तुम लोग ये डेमोक्रेटिक आंसर थोड़ी देना है कि हमें बहुमत के साथ जाना चाहिए। लॉजिक बताओ मुझे। समीक्षा तुम्हारा आंसर क्या है? सर 1 मिनट, बस 1 मिनट। 1 मिनट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट आंसर। नहीं सर, 1 मिनट दे दीजिए, मैं बताती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है।
तो प्रतीक, तब तक तुम ये बताओ कि तुमने ये इसका आंसर डी कैसे डिस्कवर किया? सर सी में और एफ में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सी में और एफ में, हाँ ठीक है। सी और एफ का जो फोर्स होगा वो, हाँ दोनों -2q और -2q है, इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा नेक्स्ट, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। ओ एफ और ओ सी वाला हट जाएगा, बी और सी ऑप्शन। रुको एक मिनट, बाकी का भी तो काम धाम देखो। अब ए और डी का देखो जरा। हाँ तो सर ए और डी में दोनों डी के साइड लग जाएगा। डी की साइड क्यों लगेगा? आंसर ठीक है। -q और माइनस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स और माइनस इलेक्ट्रॉन और 2q में अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ तो 2q डोमिनेट करेगा, ये जो 2q है और -q है, इन दोनों में डोमिनेट करेगा 2q, तो ये फोर्स लगाएगा कहां पर? इधर, है ना? यस सर। ये फोर्स हो जाएगा F1 मान लेता हूं मैं। अब बचा कौन सा? 3q और E, इसका क्या होगा? 3q और q, उसमें 3q दोनों ही अट्रैक्टिव है, तो जो नेट रहेगा वो थोड़ा शिफ्टेड रहेगा। नहीं, इसमें डोमिनेट कौन करेगा? 3q डोमिनेट करेगा ना, 3q रहेगा। 3q डोमिनेट करेगा, तो 3q डोमिनेट करेगा तो यहां आ जाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में। इसको मैंने लिखा F2। अच्छा, F1 और F2 में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? मैग्नीट्यूड होगा F2 का ज्यादा, क्योंकि F2 जो होगा ना, F2 इक्वल टू K, वहां पे इफेक्टिवली कितने चार्ज का फोर्स रह जाएगा? 2q की वजह से, 2q अपॉन, मैं मान लेता हूं सेपरेशन r है तो r²। 2q क्यों? 3q भी अपनी तरफ खींच रहा है और q भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो 3q और q में जब लड़ाई होगी तो अल्टीमेटली 2q फोर्स की वजह से फोर्स बचेगा। और F1 कितना होगा? F1 में एक -q रखा हुआ है a पर और d पर रखा हुआ है 2q, तो जो 2q है वो किधर फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव, ठीक है। और a पर जो -q चार्ज रखा हुआ है वो रिपल्सिव लगाएगा, तो कुल मिला के इफेक्टिव फोर्स कितने चार्ज की वजह से हो जाएगा यहां पर? k इंटू ये वाली जो लाइन है ना a, ये है d, और यहां पर चार्ज रखा हुआ है O पर इलेक्ट्रॉन -e मान लेता हूं मैं, और A पर जो चार्ज था वो था -q, और ये वाला चार्ज कितना था? 2q। मान लो ये डिस्टेंस r है यहां तक की, तो जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा A और D पर जो चार्जेस हैं, तो A और D पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग? सर एक बार क्या बोले, फिर से बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं, A पर -q की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स इधर लगा ना, ये रिपल्सिव फोर्स ये हुआ, यस सर। और 2q की वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो भी इधर ही आएगा, तो इफेक्टिवली कितने चार्ज का फोर्स लगेगा इस पर? 3q का, तो ये हो जाएगा k इंटू 3q अपॉन r²। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल नहीं है। मॉडुलस ऑफ F1 और मॉडुलस ऑफ F2 इज नॉट इक्वल। इनका मॉडुलस इक्वल नहीं होने की वजह से फोर्स OC के अलाउंग नहीं आएगा। लेकिन अगर वैसे ही कोई पूछे आपसे, मतलब आंसर तो नन ऑफ दीज हो गया, लेकिन अगर कोई पूछे कि फोर्स किधर को आएगा, तो कौन डोमिनेट कर रहा है, F1 या F2? F1 डोमिनेट कर रहा है, तो फोर्स थोड़ा इधर को आएगा, नेट फोर्स ना इधर कहीं आएगा, ये देखिए लाइन, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर मैंने लिखा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुमको। यस, ये वाला जो चार्ज क्वेश्चन है इसको पढ़िए जरा, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, और अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है ये अभी 1 मिनट में, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा अपने को। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। डीपीपी नहीं पता, डीपीपी होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। पिछली क्लास में जो पढ़ाया उसके बेसिस पर कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, वो क्वेश्चन भेजता हूं मैं हर क्लास के बाद। नवनीत सर देते होंगे ना तुमको डीपीपी? हाँ देते हैं। हाँ, तो वही डीपीपी जो है तुम,
मेरा जो नंबर है तुम उस पर डायरेक्ट मैसेज कर लेते ना, 9955216699। ओके सर। दूसरा शायद तुम बाद में आए होगे, मैंने ये बताया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है DSR फॉर IIT JEE एंड नीट के नाम से। उस पर तुमको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरा एक प्ले स्टोर पर ऐप है DSR क्लासेस के नाम से, उसमें भी SC वर्मा के रोटेशन के, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने बना के डाले हुए, मतलब वीडियो सोल्यूशन है वो, और एरोडोव के कुछ कुछ रोटेशन के सोल्यूशन है, तो वो चाहो तो उसमें से डाउनलोड करके देख लेना। बाकी ये जो क्लासेस हैं ये भी मैं उसमें अपलोड करूँगा ऐप पर। प्रतीक, कुछ आइडिया लग रहा है इसमें? ये सर हो तो जाएगा, बस वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। हाँ, कुछ इसमें सीरीज वीरीज सीक्वेंस बन रही है कुछ इसमें। यस सर। बिल्कुल। हमको क्या करना था, फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ऑरिजिन। तो जो ऑरिजिन पे 1 कूलम है ना, इस पर मुझे फोर्स निकालना है बाकी सबकी वजह से, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। तो जो 1 कूलम है, पहला वाला 1 कूलम, ये कितने डिस्टेंस पर है? 1 मीटर पर है। -2 कूलम है 2 मीटर की डिस्टेंस पर। 3 कूलम है 3 मीटर की डिस्टेंस पर। तो मैं जो सबसे पहला फोर्स लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट करता हूं यार, अब तुम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। तो K इंटू 1 कूलम चार्ज, ये कौन सा 1 कूलम लिखा मैंने? जो ऑरिजिन पर है। और दूसरा वाला 1 कूलम कौन सा? ये वाला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेपरेशन कितना है इनके बीच में? 1। और डायरेक्शन क्या है इस फोर्स की? लेफ्ट साइड या राइट साइड? ये वाला लेफ्ट। ये जो Q चार्ज है, इसकी वजह से ऑरिजिन पर रखी हुई Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। सिंस दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर आई टेक दिस विथ नेगेटिव साइन, तो मैंने माइनस ले लिया। इसके बाद -2 कूलम की वजह से ऑरिजिन पर रखे हुए चार्ज के बीच में कितना फोर्स आएगा? K इंटू 1 इंटू 2 अपॉन सेपरेशन कितना इन दोनों के बीच में? 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर। बट दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। -2 कूलम चार्ज विल अट्रैक्ट द चार्ज विच इज एट द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन वाले 1 कूलम को ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर फोर्स होगा राइट साइड में अट्रैक्टिव। इसको मैं लिखता हूं पॉजिटिव। अगर मैंने लेफ्ट नेगेटिव लिया है तो राइट पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या होगी? आदित्य तुम बताओ, नेक्स्ट फोर्स किसकी वजह से निकाल रहा हूं मैं? 3 कूलम की वजह से 1 कूलम पर। हाँ बोलो, क्या लिखूं मैं? पर K 1 into 3 by 3 raised to the power 2। और ये पॉजिटिव होगा फोर्स या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड। अच्छा, इसका मतलब देखो सभी बच्चों, ये मत समझना कि लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार अगर किसी डायरेक्शन को नेगेटिव सेलेक्ट कर लिया तो उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा। तो अगर मैंने राइट साइड को नेगेटिव लिया होता तो लेफ्ट को पॉजिटिव लिखता, लेफ्ट को नेगेटिव लिया इसलिए राइट को पॉजिटिव लिख रहा हूं। बस सिंपल सा रूल ये है। एक स्टेप और लिख देता हूं। तो ये जो है बड़ा धीरे धीरे बोलती है, कौन? शर्मिष्ठा। हाँ शर्मिष्ठा, तुम बताओ इसकी वजह से कितना फोर्स होगा? 4 कूलम की वजह से। प्लस K into 4 divided by 4। K इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस या माइनस आएगा? प्लस क्यों आएगा? रीजन बताओ। ये राइट साइड। यस, अट्रैक्टिव फोर्स। यस, अप टू इंफिनिटी। अब इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? एक तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो और K भी कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब मैं इसके आगे नहीं करूंगा, ठीक है? अब तुम लोग पता करना ये किस चीज की सीरीज होती है। हाँ, अब ये मैं ना तुम्हें होमवर्क दूंगा, ये मैं नहीं कराऊंगा और आज की क्लास इसी के साथ मैं खत्म करूंगा। पहले मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, इसमें क्या किया है हमने। ये जो वॉल क्लॉक है ना, इसमें जहां पर 1 लिखा हुआ है 1 o'clock, वहां पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे।
2 o'clock पे 2 कूलाम चार्ज रखेंगे, जहाँ 3 o'clock है 3, वहां पर 3 कूलाम 4 कूलाम इस तरह से चार्ज रखेंगे। और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखते हैं हम 1 कूलाम का। यहां पर मैंने सेंटर पे चार्ज रखा है एक 1 कूलाम का। अब ये कलर इसका मैं चेंज कर दूं जरा जिससे साफ साफ दिख जाए। यहाँ पे सेंटर पे मैं 1 कूलाम का चार्ज रखूंगा, 1 कूलाम। तो आपको कैलकुलेट करना है फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज। कितने कितने चार्ज रखें समझ रहे हो? यहां पर है 1 कूलाम, यहां रखूंगा मैं 2 कूलाम, यहां रखूंगा 3 कूलाम, ये होगा 4 कूलाम, ये है 5 कूलाम, यहां पर है 6 कूलाम, ये है 7 कूलाम, 8 कूलाम, 9 कूलाम, 10 कूलाम, 11 कूलाम एंड 12 कूलाम। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हो गई सभी को? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, अब समीक्षा एक चीज बताओ कि जो इस क्वेश्चन में हमको फोर्स निकालना है वो मुझे निकालना है 1 कूलाम चार्ज पर, जो कि सेंटर में है, इसके यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है ना, इस पे निकालना है। तो कुछ कुछ क्लिक कर रहा है किसी को? अच्छा, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने के लिए क्या हो रहा होगा इसमें। देखो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है इजी है। चलो तुमको हिंट देते हैं हम, और एक अच्छा वाला डायग्राम लेके आता हूं मैं इसका। ये दिख गया, ये चार्जेज रखे हुए हैं। इस पर अब एक बड़ी खास बात हो रही है इसमें, जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है 1 कूलाम का, यहां पर +1, इस पर जो 8 कूलाम है इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा? 8 कूलाम की वजह से सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? 2 कूलम के उस पे। हाँ, 2 कूलाम की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहां पर ऐसे। और जो 2 कूलाम है उसकी वजह से किधर लगेगा? सर 8 कूलम। 8 कूलम। 8 की तरफ। तो इफेक्टिवली ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितने चार्जेस की वजह से रह जाएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम है, ये डिस्टेंस R है, ये भी R, तो ये 6 रह जाएगा। और वो 6 किसकी तरफ होगा? 2 बजे की तरफ कि 8 बजे की तरफ? सर 8। नहीं 2 बजे की तरफ। 2 बजे की तरफ। 2 की तरफ ना, वो रिपेल करेगा ना 8 कूलम, तो इधर बचेगा फोर्स, है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से बनाएं कि अगर जो क्लॉक है वो मान लो कुछ ऐसी होती, तो जो फोर्स बचेगा 6 कूलम चार्ज की वजह से, वो ये जो 2 क्लॉक है ना इस तरफ आएगा। अब जरा और कोई कंसिडर कर लेते हैं, 10 और 4 का कर लेते हैं। 10 बजे और 4 बजे का फोर्स देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। तो जो 10 कूलम है उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 10 कूलम की वजह से रिपल्सिव फोर्स कहाँ लग रहा है? 4 की तरफ लग रहा है यहाँ। 4 कूलम की तरफ। और 4 की वजह से जो लग रहा है 10 पर रिपल्सिव फोर्स, वो इधर लग रहा है। तो इफेक्टिव कितने चार्ज की वजह से फोर्स बचा? इफेक्टिव कितना? 6 कूलम। यस। और वो किस डायरेक्शन में बचा? 4 बजे की तरफ कि 10 बजे की तरफ? 4 बजे की तरफ। तो ये भी 6 कूलम की वजह से ही फोर्स बचेगा यहाँ, 6 कूलम की वजह से आएगा यहाँ पर। इसके बाद 9 और 3 का हिसाब देख लो, 9 o'clock और 3 o'clock का देख लो। तो इफेक्टिव फोर्स कितने कूलम की वजह से बचा? सर 6 कूलम। 6। और किस डायरेक्शन में? 9 o'clock की तरफ या 3 o'clock की तरफ? सर 3 o'clock की तरफ। यस, वेरी गुड, 3 o'clock की तरफ। तो ये 6 कूलम की वजह से। अब मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा कि जो भी आमने सामने के चार्जेस है ना, उनकी वजह से जो इफेक्टिव फोर्स बचता है वो 6 कूलम का ही बचता है। तो अब तुमको करना क्या रह गया इस क्वेश्चन में? केवल तुम्हें वेक्टर एडिशन करना आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। और रेडियस कितना ले लें हम इसका? क्लॉक का रेडियस मान लेते हैं R, और चाहो तो और इसको भी मैं सिंपल कर देता हूं, इसका रेडियस में मान लेता हूं 1 मीटर।
रेडियस को भी मैं कर देता हूं कि जो 1 मीटर के बराबर है, ये रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। तो मैंने इसको लगभग सॉल्व कर दिया, बाकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तुम्हारे हवाले है, वो तुम करना, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आंसर तुमको देना है। इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो अब मुझे 1 बाई 1 बताओ जरा, सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? समीक्षा बताओ, तुमको आज कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई? सर सारी आई हैं। कौन सा पार्ट डिफिकल्ट था? सर कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, प्रैक्टिस से सब चीज हो जाएगा। यस। तो अभिषेक और शर्मिष्ठा, आदित्य, प्रतीक, तुम सब लोगों को जो ध्यान रखना है कि वेक्टर आना चाहिए। मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमको वेक्टर आना चाहिए इसके लिए, तो और प्रैक्टिस करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़े सीक्वेंस में चलना पड़ता है, तो मैंने आज तुमको बहुत ही धीरे 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 ऊपर लेके गया हूँ मैं इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें पूरी मैकेनिक्स लग जाती है। आज मैंने तुमको हल्का सा आइडिया दिया एक सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन का और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो अभी इस पर और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन भी आएंगे आगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए हम अभी यहीं तक पढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड क्लास की जो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर क्लासेस के डेज कौन कौन से हैं? अभी ना 1-2 क्लास और चल रहे हैं, तो उसके बाद हम फिक्स करते हैं। तुमको इसमें कोई दिक्कत है क्या टीटीएस में? नहीं, आज तो मंडे है सर टीटीएस में मैथ्स की क्लास होती है, एमडब्ल्यूएफ में फाइन है। अच्छा, एमडब्ल्यूएफ है, ठीक है। तो ये मैं ना नमनी सर से और बात करता हूँ, कहीं वो चेंज ना करने लगे बाद में। इसके बाद हम लोग फाइनल कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। बाय बाय।